हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जाति व्यवस्था जो है वो एक समाज शास्त्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी विचारकों के कथन हैं जाति व्यवस्था को लेके, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जाति व्यवस्था के आखिर में महत्व क्या है या फिर इसकी कमियां कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर देखें तो एक समाजशास्त्र की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें एक माना जाता है जाति व्यवस्था की। यदि बात करें तो ये जो है हमारे भारत की एक प्रमुख संरचना के रूप में देखी जाती है, जबकि वहीं पे अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पे जो संस्तरण पाया जाता है या स्तरीकरण पाया जाता है वो वर्गों के हिसाब से होता है। लेकिन हमारे भारत में जो जाति व्यवस्था है वो जो हमारे समाज की संस्तरण व्यवस्था है, हायरार्की देखने को मिलती है या फिर जो स्तरीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, उसमें जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जाति का अर्थ एवं परिभाषा की यदि बात करें तो जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति जो है वो पुर्तगाली भाषा की कास्टा शब्द से हुई है। तो अक्सर करके ये परीक्षाओं में पूछ भी दिया जाता है कि जो जाति है या फिर कास्ट है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ये पुर्तगाली भाषा की कास्टा से लिया गया है। इसका अर्थ जो है वो मत, विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता जो है वो सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान के द्वारा लगाया गया था। उनके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। तो सबसे पहले जाति का जो प्रयोग किया गया है या फिर कास्ट का जो प्रयोग किया गया था वो अब्बे डुबाय के द्वारा प्रजाति के रेफरेंस में किया गया था। विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है और विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विचारकों के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली परिभाषा हम लोग मजूमदार की देखते हैं। मजूमदार कहते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जातियों एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ की टर्म्स होंगे, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट की हुई हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की सॉरी यहाँ की हवा में भी जाति जो है वो घुली हुई है और यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं बचे हैं। तो ये कथन मजूमदार के द्वारा दिया गया है। मजूमदार एवं मदान इन दोनों लोगों ने मिलके एक और कथन दिया है और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कथन है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। कूले के शब्दों में अगर बात करें तो कूले का कथन है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्णतः आनुवंशिकता की यदि बात आ जाती है तो यहाँ पे कूले हो जाते हैं। और ये कथन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट रिजले का कथन है कि जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका कि सामान्य नाम है जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या फिर देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है, एक ही परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देता है और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होता है जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं, अर्थात एक आम सहमति के द्वारा ये होता है। तो ये कथन हर्बर्ट रिजले के द्वारा दिया गया है। J.H. हट्टन का कथन है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों अर्थात जातियों में विभाजित रहते हैं। तो हम अगर अपने भारत के रेफरेंस में देखें तो बहुत सारी जातियां हमें देखने को मिलती हैं। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध जो होता है वो ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो जो पारस्परिक संबंध है वो ऊंच नीच के आधार पे एक हायरार्की के रूप में हमें दिखता है।
ये बात J.H. हट्टन कहते हैं। केतकर का कथन है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। तो इन्होंने जाति को एक सामाजिक समूह अर्थात सोशल ग्रुप माना है, और जो ये जाति होती है इसकी इन्होंने दो विशेषताओं की बात की है। पहली ये है कि सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो, और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं, अर्थात जो उस जाति में जन्म लेते हैं वही उस जाति के सदस्य होते हैं। दूसरा ये है कि सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं, अर्थात बहिर्विवाह का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं होता है। ब्लंट का कथन है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जो कि अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समुदाय के रूप में मान्य होते हैं। तो ये कथन ब्लंट के द्वारा दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इरावती कर्वे की यदि बात आती है तो इन्होंने कहा है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो जाति को इन्होंने नातेदारी समूह से जोड़ के देखा है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जो है वो जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों का खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध जो है वो लागू करते हैं। तो ये कुछ जो हैं वो जाति की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जाति प्रथा की विशेषताओं की यदि बात करें तो N.K. दत्ता ने जाति की निम्न संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की बात की है। तो इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं जिसमें कि पहली आती है कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। सॉरी। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के संबंध में प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि उच्च जातियां जो होती हैं उन निम्न जातियों के साथ नहीं खान पान पसंद करती हैं। अधिकांश जातियों के पेशे जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। जातियों में ऊंच नीच का एक संसरण पाया जाता है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति, यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, स्थिति सर्वमान रूप से शिखर पर है। व्यक्ति की जाति जन्म के आधार पर ही जीवन भर के लिए निश्चित हो जाती है। एक बार जन्म हो गया जिस जाति में, फिर वो उसको कुछ भी हो जाए नहीं बदल सकता है। संपूर्ण जाति व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो ये बात N.K. दत्ता ने की है। घुरिये ने भी जाति की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो इन्होंने 6 विशेषताएं बताई हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में इसको पूछ दिया गया है। पहला, इन्होंने समाज का खंडात्मक विभाजन की बात की है कि जो जाति होती है वो समाज का खंडात्मक खंडों के रूप में विभाजित कर देती है। संस्तरण अर्थात हायरार्की पाई जाती है। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है कि किस जाति को किस प्रकार से दूसरी जातियों से व्यवहार करना है। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार होते हैं अलग अलग जातियों के अनुसार। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है कि हम जैसा चाहें पेशा वैसा चुन सकते हैं, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और विवाह संबंधी प्रतिबंध पाया जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो 6 विशेषताएं बताई हैं। और 6 विशेषताओं में से कौन सी ये 6 विशेषताएं हैं, तो ये आप लोगों के सामने है। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, परीक्षा में जरूर पूछ दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि जन्मजात सदस्यता। तो हट्टन ने कुछ ऐसे भी उदाहरण दिए हैं कि जिनमें जाति की सदस्यता जो है वो पूर्णतः जन्मजात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सदस्यता जो होती है किसी जाति की वो जन्म के साथ ही मिलती है। लेकिन हट्टन ने कुछ ऐसे अध्ययन किए थे और कुछ ऐसी जगह पे उन्होंने देखा था कि जहाँ पे जो जाति है वो जन्म पे आधारित नहीं होती है। और ये जातियाँ जो हैं जैसे कि मालाबार की अम्लवासी और उड़ीसा की सार्दिक पेशा, चासा और करण, तो ये कुछ जातियां हैं जो कि जन्म पे आधारित नहीं होती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जाति का राजनीतिक रूप
आखिर में कुछ पॉलिटिकल फॉर्म भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है। अगर राजनीतिक इकाई की बात आएगी तो यहाँ पे सक्सेना का नाम जरूर आता है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उन्हें लागू करती है। जाति पंचायत जो है वो उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही जो प्रतीत हैं, अर्थात उसी के हमें सिंबल दिखते हैं। कि जाति पंचायत भी हमें देखने को मिलते थे या आज भी बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं। उसमें किस प्रकार से काम होता है, उसका संगठन कैसा होता है, तो ये सब जाति के राजनीतिक पक्ष ही हैं। जाति प्रथा के कार्य अथवा महत्व, तो जाति प्रथा के कार्य कौन कौन से हैं, तो हट्टन ने जाति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे कुछ नाम जो है जैसे कि रिजले, हट्टन, ये कुछ विचारकों का, घुर्ये, ये विचारकों का नाम जो है वो प्रमुख आ जाता है जब जाति व्यवस्था की बात आती है। तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य कौन से हैं, जो कि उनके हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन से जाति का क्या महत्व है, जातीय समुदाय के लिए क्या कार्य है, और समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है कि सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में जाति का क्या कार्य है, जैसे कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण, मानसिक सुरक्षा मिलती है हमें इससे, व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है, वैवाहिक समूह का निर्धारण हो जाता है कि हमें अपनी ही जाति में शादी करना है, और सामाजिक सुरक्षा हमें देखने को मिलती है, व्यवहारों पर नियंत्रण मिलता है। यहीं पे अगर व्यक्तिगत जीवन में जाति के महत्व की बात करें तो मजूमदार एवं मदान लिखते हैं कि एक अस्थायी वातावरण अथवा अवस्था के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाति जो है वह व्यक्तियों के प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था है, जो कि उनकी परिवर्तनशील क्षमताओं पर आधारित नहीं है। तो ये जो होती है हमारी परिवर्तनशील क्षमताओं पर आधारित नहीं होती है, बल्कि ये हमको एक अस्थायित्व के रूप में मिलती है और ये जन्म के साथ ही मिलती है। जाति समुदाय से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं, तो धार्मिक भावना की रक्षा होती है, रक्त की शुद्धता को बनाए रखने में सहायक होती है, सामाजिक स्थिति का निर्धारण जाति कर देती है, संस्कृति की रक्षा होती है और जातीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि अगर हम विभिन्न समाजों में देखें तो अलग अलग जाति के लोग एक जैसे संगठित होते हुए दिखते हैं। संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए अगर जाति की कार्य की बात करें तो क्या है, तो समाज का विकास और रक्षा में सहायक होता है, राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है, श्रम विभाजन देखने को मिलता है, धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता की भावना आती है और दायित्व के निर्वाह की प्रेरणा होती है कि अगर हम फला जाति के हैं तो हम उनको उसी जाति के अनुसार हमारे अपने दायित्व हैं और हमें निभाना है। जाति प्रथा के कुछ दोष भी हैं, तो इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि हम दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट करने होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बन रही है, अर्थात जाति अपने खुद की उन्नति में बाधक बनी हुई है। आखिर में जाति प्रथा के कुछ दोष कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं कि श्रमिक की गतिशीलता में बाधक होती है, क्योंकि जब एक जाति डिसाइड हो जाती है कि हम फला जाति से ही हैं तो हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, हमारी अपनी जो सामाजिक परिस्थिति है समाज में वो नहीं बदल सकती है। तो श्रमिक की गतिशीलता में बाधक होती है, श्रमिक की कुशलता में भी बाधक होती है कि कितना भी कुशल श्रमिक है, अगर वो निम्न जाति का है तो उसके साथ उसको खुद उम्मीद रहती है कि हमारे साथ व्यवहार कैसा किया जाएगा। आर्थिक विकास में सहायक है, ये बाधक है, राष्ट्रीय एकता में भी बाधक है, प्रजातंत्र के विरोधी है ये, और निम्न जातियों का इसमें शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो जाति प्रथा है या जाति व्यवस्था है इसके हमें कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। इसमें और भी कुछ हैं, जैसे कि धर्म परिवर्तन, समाज का विभाजन, सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है, अस्पृश्यता का हमें देखने को मिलता है, प्रगति में बाधक है, और स्त्रियों की गिरी हुई दशा। तो स्त्रियों की गिरी हुई दशा कैसे आखिर में होती है, हम देखेंगे बहुत ऐसी जातियां होती हैं जिनमें कि अगर विधवा हो जाती है कोई महिला तो उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, उनकी स्थिति ऑलरेडी समाज में गिरी रहती है और गिर जाती है,
या फिर तलाकशुदा कोई औरत है तो उसको सही नज़र से नहीं देखा जाता है। तो इस प्रकार से स्त्रियों की भी काफ़ी गिरी हुई दशा देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था के उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, उसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। परंपरागत सिद्धांत सबसे पहला आता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का स्रोत जो है वो वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र रहे हैं। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, ये हम सभी को पता है। क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का उदर के निम्न भाग से तथा शूद्रों का पैरों से हुआ है। मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ही वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, किंतु जातियों की उत्पत्ति के लिए मनु जो है वो प्रतिलोम विवाह एवं वर्ण संकरता को उत्तरदायी मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, या आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रजातीय सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो इसके समर्थक कई विचारक हैं, जैसे कि जीएस घुरे हैं, हर्बर्ट रिजले हैं, डीएन मजूमदार हैं, एन के दत्ता हैं। तो ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन किया है। रिजले ने प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया है। धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो धार्मिक सिद्धांत में जाति प्रथा के उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार मानने वाले जो विचारक हैं वो होकार्ट और सेनार्ट हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछ दिए जाते हैं। व्यावसायिक सिद्धांत का इस सिद्धांत के जन्मदाता नेस्फील्ड हैं। ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत या फिर राजनीतिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में यहाँ पे ये में है घुरिये तथा अब्बे डुबाई का नाम प्रमुख आता है। आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हट्टन है, और इन्होंने 1861 की जनगणना रिपोर्ट जो थी उसमें प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना करते हुए और आदिम संस्कृति या माना के सिद्धांत की विवेचना किए हैं। बहुकारक सिद्धांत भी है एक, तो जिसमें विचारकों ने माना है कि किसी एक हम कारण को नहीं मान सकते हैं जाति व्यवस्था का अस्तित्व बनाए रखने में, बल्कि ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि जाति व्यवस्था को अपने रूप में देखने को मिलते हैं। हट्टन का कथन है कि यह बात जोर देकर कही जाती है कि भारतीय जाति प्रथा कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों की अंतःक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। तो हम किसी एक कारक को नहीं ले सकते हैं कि जिसकी वजह से हम माने कि जाति व्यवस्था हमारे अस्तित्व में आई है, बल्कि भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारक बहुत ऐसे कारक हैं जो कि इन्हीं के अंतःक्रिया का ये स्वाभाविक परिणाम हमें जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, जो अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से? आखिर में जाति व्यवस्था में जो शिथिलता देखने को मिल रही है, आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? तो पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उससे हमारे जाति व्यवस्था में काफ़ी शिथिलता देखने को मिलती है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, धन का बढ़ता महत्व, स्वतंत्रता आंदोलन से भी हमें असर देखने को मिलता है, और प्रजातंत्र की स्थापना, तो इससे भी हम जाति व्यवस्था को जो है वो काफ़ी हद तक शिथिल होते हुए देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी कारण हैं। धार्मिक आंदोलन हुए थे, इसकी वजह से जाति व्यवस्था हमको काफ़ी शिथिल दिखाई देती है। यातायात एवं संचार साधनों में उन्नति हुई है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, विभिन्न जातियों के लोग एक जगह पे रहते हैं, इस प्रकार से एक सहिष्णुता की भावना भी रहती है। स्त्री शिक्षा में प्रसार हुआ है, इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, जाति पंचायतों का ह्रास हुआ है, जजमानी प्रथा की समाप्ति और नवीन कानूनों का प्रभाव, जो कि हम देखेंगे अंतरजातीय विवाह के लिए कानून है, या फिर जो अस्पृश्यता के लिए जो कानून बनाए गए हैं, अनुच्छेद 17 की बात करें हम, तो इस तरीके से विभिन्न कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से जाति व्यवस्था जो है वो काफ़ी शिथिल हुई है। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन आखिर में क्या हुए हैं और उससे क्या स्थिति सामने आई है? तो ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आया है,
जातीय संस्करण में परिवर्तन आया है। जैसे कि अगर हम एम.एन. श्रीनिवास की बात करें तो उन्होंने किस प्रकार से संस्कृतिकरण की बात किया और जो कि उच्च जातियों का निम्न जातियां जो हैं वो अनुकरण करते हुए किस प्रकार से अपनी जो परिस्थिति है समाज में उसको किस प्रकार से परिवर्तित कर लेती हैं। पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता आया है। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया है। अगर हम एक शहरी माहौल की बात करें, हालांकि अब तो गांव में भी ये सब देखने को मिलता है कि प्रत्येक के जो जाति के लोग हैं एक दूसरे के घर जाते हैं, बैठते हैं, चाय पानी करते हैं, खाना खाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जन्म के महत्व में कमी आई है कि जन्म के साथ ही हमारी ऐसा जाति निर्धारित हो गया है तो हमारी समाज में वैसी परिस्थिति रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि लोग अब अंतर जातीय विवाह को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और जो एक देखेंगे कि दूसरे यहाँ तक कि दूसरे रिलीजन में भी शादी होती है, दूसरे जातियों में शादी होती है। तो इस प्रकार से विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। काफ़ी कुछ इनका जो अस्पृश्य जातियों का शोषण होता था तो इसके लिए संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद बनाए गए हैं जिससे कि इनके अधिकारों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जातीय समितियों का निर्माण हुआ है और जातियों के बदलते हुए संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जाति व्यवस्था से संबंधित ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ विचारकों के कथन थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इसके बाद से अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो सामाजिक वर्ग पे होगा, क्योंकि जाति व्यवस्था को तो हम लोग समझ लिए, आखिर में सामाजिक वर्ग क्या है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।